बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा टेक्निकल टॉपिक है, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। ऑनलाइन लेक्चर लेने का जो एक कह लें गुर होता है ना, वो ये होता है कि जब आपने ऑनलाइन लेक्चर आपने सुन रहे हैं ना, तो आपने अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने देना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है ना लेक्चर से मुतल्लिक, आपने उसको साइड पे कर देना है या कहीं लिख लेना है, ठीक है। और अपना फुली फोकस आपने लेक्चर डिलीवर करने वाले की तरफ रखना है कि वो क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है, तब जाके आपको उसकी लेक्चर से कुछ हासिल होगा। अगर आप अपने क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे तो अपने क्वेश्चन को माइंड में घुमाते रहेंगे, यार इसका क्या जवाब होगा, तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो से, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि नाम से लग रहा है फिस्कल निकला है फाइनेंशियल से। फाइनेंशियल का मतलब कि जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होगा। चलें खैर, तो फिस्कल निकला है माली। फिस्कल का मतलब होता है माली। पॉलिसी का मतलब कोई भी हिकमत अमली या पॉलिसी। तो ये कौन सी पॉलिसी हुई? माली हिकमत अमली। अब माली हिकमत अमली कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। इसका सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें। फिस्कल पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनर्ड केन्स ने जो है ना ये फ़िस्कल पॉलिसी की थ्योरी दी थी। इसने जब देखा कि इसके मुल्क में जो है ना बहुत डिस्टर्बेंस है, रिसेशन आया या इन्फ्लेशन है, तो उसने फिर एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा था गवर्नमेंट के पास दो टूल्स होते हैं जिसकी बिना पर वो जो है ना इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थ्योरी क्या कहती है? विच होल्ड दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग लेवल्स इन्फ्लुएंस inflation, employment and the flow of money through the economic system। कह रहा है ये पॉलिसी क्या करती है, इस पॉलिसी के इसकी मदद से हम अपने रेवेन्यू यानी कि जो टैक्सेस है, गवर्नमेंट का मेन सोर्स क्या है, टैक्स या रेवेन्यू का, उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। या इस पॉलिसी के मुताबिक वो अपनी स्पेंडिंग को कम या ज़्यादा कर सकती है। वो इन दोनों को कम या ज़्यादा क्यों करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि उसने इन चीज़ों पर अपना असर रखना है, इन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो आगे लिखी हैं। जैसे इन्फ्लेशन को उसने कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन क्या होती है? जब मुल्क में चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। लोगों की पहुंच से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाती है, उस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जब कंट्री में हो जाती है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये फिस्कल पॉलिसी बड़ी इम्पोर्टेंट है। एंड फ्लो ऑफ मनी, और जब मुल्क के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको भी कम या ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को इस्तेमाल करती है। जितनी किसी कंट्री की फिस्कल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी उतनी ही उस कंट्री में ये चीज़ें कम होंगी, इन्फ्लेशन रेट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और वहाँ पे जो सप्लाई ऑफ मनी है बहुत कम हो जाएगी। इतनी भी कम नहीं कि वहाँ पर डिफ्लेशन आ जाए, लेकिन इतनी होगी कि जितनी उनकी अचीवेबल हो। फिस्कल पॉलिसी इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होती है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अलहदा नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी ये होती है कि आपने मुल्क के अंदर चीज़ों की कुव्वत ख़रीद को बरकरार रखना है कि लोगों के एक्सेस तक चीज़ें आ जाए। मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है कि आपने मुल्क के अंदर पैसे की मिकदार को बरकरार रखना है कि जितना पैसा मुल्क में होना चाहिए क्या उतना ही है, कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर उससे ज़्यादा भी हो गया तो भी नुकसान है, अगर उससे कम होगा तो भी नुकसान है। तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या करती है? वो डिमांड एंड सप्लाई को असल में डील कर रही होती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पैसे की डिमांड एंड सप्लाई को डील कर रही होती है। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आ गया। लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है इसकी? क्या कोई लीगल कानूनी हैसियत है फिस्कल पॉलिसी की? गवर्नमेंट ऐसे ही इस पर खप रही है? जी, इसकी है। द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 6 of the Fiscal Responsibility and Debt Limitation Act 2005, ठीक है। ये जो एक्ट है फिस्कल पॉलिसी एक्ट 2005, इसके मुताबिक ये लीगल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई जाती है। द एक्ट स्पेसिफाई दैट द फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट FPS, इसका शॉर्ट वर्ड यूज़ होता है, शैल एनालाइज द की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
such as total expenditure, total revenue, total fiscal deficit, revenue deficit and total public deficit. डेफिसिट कहते हैं खसारे वगैरह को, ठीक है। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो ना गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी को बनाती है, फेडरल गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है ताकि पूरे मुल्क में इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। यहाँ पर एक वर्ड आया मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स कहते हैं बड़े लेवल की इकनॉमिक्स, कि जब आप नेशन को एज अ होल देख रहे होते हैं, मतलब किसी छोटे फैक्टर को आप डील नहीं करते, आप एक पूरे फैक्टर को डील करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि हमने कंट्री में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है। अब इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा करने से, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होता है, कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, पूरे मुल्क पे उसका इफ़ेक्ट होगा, किसी एक ख़ास पर्सन पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी ख़ास कमोडिटी की प्राइस को कम या ज़्यादा करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ उन लोगों पे होगा जिसका कंसर्न उस कमोडिटी से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हैं जी गोल्ड की कीमत को बढ़ा दें, गवर्नमेंट गोल्ड की कीमत को इंक्रीज़ कर देती है, उस पर टैक्स लगा देती है, तो सिर्फ उसका कंसर्न उन लोगों से होगा जो कि गोल्ड की सेल परचेज़ या उसका बिज़नेस कर रहे हैं। आम लोगों पर उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आम लोगों की तो वो पहुँच में ही नहीं है। तो इस तरह के जो पॉलिसी होती है जो किसी छोटे फैक्टर को डील करती हैं या स्पेसिफिक सेक्टर को डील करती हैं, वो माइक्रो इकनॉमिक्स स्ट्रेटजी कहलाती हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक होती हैं वो एज अ नेशन, एज अ होल डील की जाती है। जैसे कहते हैं मुल्क में हमने अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कंट्री में से ख़त्म करना है, ना कि सिर्फ लाहौर में से या पेशावर या इस्लामाबाद में से, किसी एक सेक्टर की बात नहीं हो रही, एज अ होल नेशन बात हो रही है। तो आगे जाके देखते हैं हम मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स क्या है। ये उसकी हमने लीगल फॉर्मेलिटी देख ली फिस्कल पॉलिसी की। अब मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकनॉमिक्स, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा इकनॉमिक्स है उनको तो ये बखूबी पता होगा कि मैक्रो और माइक्रो क्या है, जिनका नहीं है वो भी समझ लें। माइक्रो इकनॉमिक्स फोकस ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फोर्सेस दैट डिटरमिन प्राइस लेवल्स, मेकिंग इट अ बॉटम अप अप्रोच। तो माइक्रो इकनॉमिक्स क्या करती है, सप्लाई एंड डिमांड को इफेक्ट करती है किसी भी चीज़ की। अब ये किसी चीज़ की सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। तो पता चला किसी ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को जो हम डील कर रहे होंगे तो उसके लिए जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारा माइक्रो इकनॉमिक डिसीजन होगा, या माइक्रो इकनॉमिक डिसीजन उस डिसीजन को कहते हैं जो छोटे लेवल पर काम करता है। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर हो रही होती हैं, मतलब कंज्यूमर भी इतने पैसे देने के लिए राज़ी है और जो आगे परचेज़र है वो भी उतने पैसे देने के लिए राज़ी है कि जी ठीक है हम ये चीज़ इतने में ही सेल करेंगे, और लेने वाला कहता है ठीक है हम इतने में ख़रीद लेंगे। उसको कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंस्टेबिलिटी नहीं आती दोनों में। इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल की जो इनकम है, अगर आप उसको मद्देनज़र रखकर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो फिर वो आपकी माइक्रो इकनॉमिक पॉलिसी होगी। सेविंग्स भी ये इंडिविजुअल लेवल पर ही होती है, कंट्री लेवल पर नहीं ये देखी जाती। आर एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकनॉमिक्स। उसके बाद मैक्रो इकनॉमिक्स टेक्स अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ये बड़े लेवल पर पॉलिसी सेट की जाती है और इसका इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डाउन लेवल पर पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे जब कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम होगा, सारे लोगों के पास जॉब अच्छी होगी, हैंडसम उनकी सैलरी होगी, तो क्या होगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, लोगों की कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो सब लोग क्या होंगे, खुशहाल होंगे। तो ये ऐसी पॉलिसी जो टॉप लेवल पर सेट की जाती है लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है ना वो डाउन लेवल पर आता है, उसको कहते हैं मैक्रो इकनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना, वो नई नई फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि यार आप ऐसा करो, इस साल जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो टैक्स रेट थोड़ा कम कर दो, ताकि जो है ना इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आए, नए जो बिज़नेसमैन है वो हमारी कंट्री में आएँ, ताकि उन्हें टैक्स कम देना पड़े बिज़नेस पे। जब वो बिज़नेस को डेवलप करेंगे, नया बिज़नेस बनाएंगे, तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब रोज़गार मिलेगा तो आप लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट, इसको भी वो क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये भी क्या हुआ, मैक्रो लेवल हुआ, क्योंकि इससे पूरे कंट्री पे इफ़ेक्ट हो रहा है, हर तरफ इसका इफ़ेक्ट होगा, हर बैंक को इसको डील करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर चाहे इंटरेस्ट रेट कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है,
अपनी फिस्कल पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए वो किसी वक्त भी इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्फ्लेशन ये भी एज अ होल है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कि पूरी कंट्री में कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऑल फॉल इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे उस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव? जैसे अभी पीछे हमने एग्जांपल्स पढ़ी, वही उसके ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमने उन चीज़ों को बेहतर करना है तो वही उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड एन इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक हो गया, इनकम एंड वेल्थ का जो है ना इम्प्रूव्ड बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इक्विटेबल एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, यानी कि बराबरी के हकूक़ सबको मिल रहे हों सोशल सर्विस हासिल करने के। सोशल सर्विस में क्या है? एजुकेशन है, उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको बराबरी के हिसाब से मिल रही हों। मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पुअर्स, जो गरीब हैं उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरी मिल रही हों। ठीक है। प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट की जो जिस तरह बॉन्ड्स वगैरह हो गए, बैंक्स वगैरह हो गए, सेविंग वगैरह हो गई, इंश्योरेंस हो गई, इस तरह की चीज़ों में वो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको प्रमोट करती है। तो ये माइक्रो लेवल पे, जिसमें आप छोटे लेवल को सोच रहे हैं कि एक इन्वेस्टर मैं कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाऊं कि जो छोटे लेवल के लोग भी उसमें इंगेज होकर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें हासिल करने में मदद करें। प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक गुड्स, जैसे कि बॉन्ड्स आ गए, बॉन्ड बेस्ट एग्जांपल है। बॉन्ड्स गवर्नमेंट को आप बोरो कर लेते हैं, गवर्नमेंट को पैसे पे कर देते हैं और बॉन्ड ख़रीद लेते हैं, अपनी आपकी सेविंग एक साइड पे रुक जाती है, वो पैसा कंट्री में सर्कुलेट नहीं होता। ठीक है। इन्हेंसिंग द एफिशिएंसी विद विच द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड दियर रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिलेट्स टू इवैल्यूएशन ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल आपने नेशन को एक यूनिट देखना है कि आपने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो एज अ होल पूरी नेशन पे इफ़ेक्ट करे। नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम, ठीक है, ये वो इनकम होती है जो एज अ होल डिक्लेयर की जाती है, एज अ होल कंसिडर की जाती है। आउटपुट, जॉब्स, इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कब होगा? जब आपकी एक्सपोर्ट कम होगी और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी, तब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव कहलाएगा। और जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और इंपोर्ट कम होंगी, तब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कर सकें। दो किस्म की होती हैं फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशरी पॉलिसी, एक्सपेंशरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शरी फिस्क। ये गवर्नमेंट ये काम करती है, ये हम गवर्नमेंट लेवल के पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट ये दो काम करेगी। कब करेगी और क्यों करेगी? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। वो देखेगी कंट्री में इस वक्त क्या सिचुएशन है, हमें कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए इस वक्त। अगर कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर कौन सी अपनानी है। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है तो फिर कौन सी पॉलिसी अपनानी है। वो जब हम इन दोनों की पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे फिर आप खुद जज करेंगे कि जी कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी कंट्री के लिए। एक्सपेंशरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? एक्सपेंशरी फिस्कल पॉलिसी डिज़ाइंड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी इज़ मोस्ट ऑफन यूज ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। रिसेशन क्या होता है? टाइम्स ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट। रिसेशन किस पीरियड को कहते हैं? जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अदर लो पीरियड ऑफ द बिज़नेस साइकिल, जब बिज़नेस बिल्कुल ठप हुए होते हैं। ठीक है। लोगों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं होती कि वो चीज़ें ख़रीद सकें। दूसरे अल्फाज में कह लें प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, लोगों की जो ना डिमांड वो पूरी कर ही नहीं सकती उनकी वो कीमत कि जो डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है। इट इंटेल्स द गवर्नमेंट spending more money, lowering taxes और both। अब ये वो सिचुएशन आ जाती है कंट्री में जब गवर्नमेंट देखती है कि यार पैसा बहुत कम है कंट्री में। ठीक है। लोगों की कुव्वत ख़रीद ही नहीं रह गई। ठीक है ना, लोग कुछ बना पा रहे हैं। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे। ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाकर वो क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स रेट्स को कम कर देगी। वो कहेगी ठीक है, जो टैक्स आप हमें पहले 100 रुपया दे रहे थे अब आप हमें 50 रुपया दें।
तो 50 रुपया जो बच जाएगा एम्प्लॉय जो कंट्री को, वो कंट्री वापस अपने री इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस में। तो उस री इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज़ यूज टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने के लिए, ताकि एक चीज़ सब में जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, किसी के पास ज़्यादा ना चली जाए, वो स्टॉक करके अपनी मोनोपोली बना कर ना बेचना शुरू कर दे। सच एज़ व्हेन इन्फ्लेशन इज़ ग्रोइंग टू रैपिडली, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, द कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी रेजेस टैक्सेस टू कट स्पेंडिंग, टैक्स रेट बढ़ा दिए जाते हैं कि भाई अगर आप ये काम करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदोगे टैक्स देना पड़ेगा, गाड़ी खरीदोगे टैक्स देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, लोग अपनी स्पेंडिंग्स को कम कर लेंगे कि यार इस ये चीज़ ना करो, इस पे जो है ना इतना तो टैक्स देना पड़ जाना है। तो लोग अपनी सेविंग करेंगे, वो सेविंग क्या करेंगे, सेविंग करने लग जाएंगे, जिससे मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगी। एज कंज्यूमर पे मोर टैक्स दे हैव लेस मनी टू स्पेंड, जितना वो खर्च करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो उनके पास पैसे कम रह जाएंगे। एंड इकोनॉमिक स्टिमुलेशन एंड ग्रोथ स्लो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग इन्वेस्टर हज़रात कम आएंगे कि भाई इस कंट्री में तो टैक्स ही बहुत देना पड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो इंडस्ट्री लगाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो वो इन्वेस्टर कम आएंगे। ये सिचुएशन तब होगी कि जब कंट्री डेवलप्ड हो चुकी है। डेवलप्ड कंट्री में ये सिचुएशन होती है कि वहाँ पर टैक्स रेट बहुत हाई हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट उनका फुल हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो जाती है उनकी। अंडर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज़ द इकोनॉमी यूजुअली ग्रो बाय नो मोर देन 3% पर ईयर। हाँ, अब इससे ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3% ग्रो कर जाएगी। जब ग्रो कैसे करे, जब नया इन्वेस्टर ही नहीं आ रहा, नई उसमें इंडस्ट्री नहीं लग रही, नए बिजनेसमैन नहीं आ रहे, तो वो कैसे ग्रो करेगी, कैसे वो अपने अचीव करेगी ज़्यादा से ज़्यादा गोल। अबव दिस ग्रोथ रेट एंड नेगेटिव इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस सच एज इन्फ्लेशन, कुछ अरसे बाद क्या होगा, जब वो सारे का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो चुका होगा टैक्स की सूरत में, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो फिर से इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि लोगों के पास कुव्वत ख़रीद ही नहीं उनकी रह जाएगी, उनका पैसा कम हो चुका होगा। तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। फिर इंक्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाएगा, इवन रिसेशन अक्कर हो जाएगा, रिसेशन दोबारा से आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। फिस्कल पॉलिसी इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड इन द कंट्री। फिस्कल पॉलिसी असरअंदाज होती है, असर रसूख रखती है किस पर, एग्रीगेट डिमांड, जो मजमूई तलब होती है ना उस पर ये इफ़ेक्ट करती है कि लोगों की जो है ना तलब है ना, लोगों की डिमांड है, उसको कम या ज़्यादा किया जाए बस। वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द मनी अवेलेबल थ्रू आउट द इकोनॉमी। अब जो पूरी कंट्री में इस वक्त पैसा सर्कुलेट कर रहा है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए जो पॉलिसी बनाएगा सेंट्रल बैंक बनाएगा, और वो कहलाएगी मॉनेटरी पॉलिसी कि यार पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो गया है, बहुत ज़्यादा नोट छप चुके हैं, तो उनको किसी तरह कम करो, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेगी, सेविंग स्कीम्स लॉन्च करेगी, इंटरेस्ट रेट जो है बहुत बढ़ा देगी, ताकि लोग अपना पैसा जो है ना बैंक में इन्वेस्ट कर दें, बैंक में सेव कर दें, ताकि इंटरेस्ट रेट उनको मिलता रहे। तो इस तरह क्या होगा, उनकी एक्चुअल अमाउंट तो बैंक में सेव हो जाएगी और उसका कुछ पोर्शन जो है वो एज अ इंटरेस्ट उनको मिलता रहेगा। तो लोग क्या करेंगे, मार्केट से, इंडस्ट्री से पैसा निकाल के बैंकों में इन्वेस्ट कर देंगे। आगे कह रहे हैं, द गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी टू शेप द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। शेप द नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब कि जब किसी चीज़ को कम या ज़्यादा करना होगा, उसके लिए फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिबल होगी। जब उसकी चीज़ की कीमत को कम या ज़्यादा करना होगा, तो फिर उसके लिए जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। शेप दैट द पीपल कैन और विल डिमांड, वेयर एज द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी affect our ability to demand these services. Who make what? एक मैंने सेंटेंस लिखा था जी, कौन क्या बनाता है। द सेंट्रल बैंक सेट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक जो होगा, जो स्टेट बैंक होगा पाकिस्तान, वो क्या करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएगा विद द कंसर्न ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। The central bank may take monetary policy action to achieve price stability
फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, दोनों के जो ऑब्जेक्टिव है वो तकरीबन सेम ही है। दोनों यही करना चाहते हैं कि मुल्क में जो है ना किसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इन्फ्लेशन रेट कम हो जाए, ठीक है। तो लेकिन टूल दोनों के डिफरेंट हैं। वेयर एज फेडरल गवर्नमेंट डिटरमिन टैक्स रेट फॉर कंपनीज, AOPs एंड इंडिविजुअल्स टू वर्क टूवर्ड फिस्कल पॉलिसी गोल्स। फिस्कल पॉलिसी फैक्टर्स एंड टूल्स, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिस्कल पॉलिसी पे इफ़ेक्ट करती हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फिस्कल पॉलिसी को ड्यूरिंग द ईयर चेंज कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ द इकोनॉमी इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय अ फ्यू फैक्टर्स, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखना चाहते हैं उसकी सक्सेस क्या है, तो आप ये फैक्टर देखेंगे। आप देखेंगे GDP क्या है उसकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, क्या ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं और उतनी सेल भी हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब अच्छी इकोनॉमी है। एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड कितनी है, वही जो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही थी, क्या वो डिमांड भी उतनी ही हो रही है। विच इज़ द सम ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन परचेज्ड एट अ सर्टेन प्राइस पॉइंट। जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक सर्टेन पॉइंट पे सेल भी हो रही हैं, कंज्यूम भी हो रही हैं, इंडिकेटर होता है। द एग्रीगेट डिमांड कर्व्स डिक्टेट that at lower price level more goods and services are demanded while there is less demand at higher price points, ठीक है। प्राइस पॉइंट्स ये नहीं हम देखते कि मुल्क में चीज़ों की कीमतें कितनी हैं, हम ये देखते हैं कि चीज़ें की कीमतें अगर ज़्यादा हैं तो क्या प्रोड्यूसर भी उतने ही अवेलेबल हैं, तो फिर ये स्टेबल कंडीशन होगी कि एक तरफ एक चीज़ बन रही है और दूसरी तरफ उसको क़ुव्वत ख़रीद भी उतनी ही है और उतनी ख़रीदी जा रही है और उतनी ही बेची जा रही है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, स्टेबल इकोनॉमी कहलाएगी। ये नहीं कि एक तरफ चीज़ें बनाकर बहुत ज़्यादा और उनकी कीमत इतनी हाई सेट हुई हुई है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, वो ठीक है, वो ख़रीद ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट दीज मेजर्स विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग GDP एंड एग्रीगेट डिमांड इज़ अ सस्टेनेबल मैनर। दिस हैपन बाय चेंजिंग 3 फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम जो है ना वो अपनी फिस्कल पॉलिसी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले बिज़नेस टैक्स पॉलिसी, ठीक है। अगर आपका गोल आपका जो है ना टैक्स बढ़ा दो, ठीक है। द गवर्नमेंट अफेक्ट इट्स प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स, लोअरिंग टैक्सेस इंक्रीज बोथ एग्रीगेट डिमांड एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बिज़नेस टैक्स पॉलिसी, अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट अपना स्लो करना पड़ेगा, अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जब स्पेंडिंग बढ़ाने का मतलब आप उनको सब्सिडीज़ दें, ठीक है, आप उनको टैक्स में छूट दें, तो फिर क्या होगा, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी, फिर वो अपने क्या करेंगे, बिज़नेस इन्वेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, या अगर टैक्स नहीं कम या ज़्यादा कर सकते, फिर आप खुद उनको सब्सिडी दें, आप खुद उन पे स्पेंडिंग करें, उनके बिज़नेस के जो है एक्सपेंस खुद बियर करें। एग्रीगेट डिमांड इज़ इंक्रीज बाय गवर्नमेंट्स ऑन स्पेंडिंग, ठीक है। किसी चीज़ की डिमांड एंड सप्लाई को आप गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग से कम या ज़्यादा कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इस वक्त बिजली की कीमत जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देना शुरू कर देती है, ठीक है, कुछ उनके एक्सपेंसेस बियर कर लेती है, तो फिर ये क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग की लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। इंडिविजुअल टैक्सेस, वही बिजनेस टैक्सेस, इंडिविजुअल टैक्सेस एक ही चीज़ है। 2 टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के, एक है टैक्सेस और एक है स्पेंडिंग। टैक्सेस का मतलब रेवेन्यू है कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, सारी बात है, जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगी उतना ही वो स्पेंड करेगी, उससे ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकती। तो टैक्सेस इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच मनी द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड इन सर्टेन एरियाज़ and how much money individual should spend. For example, if the government is trying to spur consumer spending, spur का मतलब बढ़ाना चाहती है, कंज्यूमर जो है ना आम इंडिविजुअल की स्पेंडिंग खर्चा वो चाहती है कि एक आम बंदा जो ज़्यादा खुशहाल हो, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इट कैन डिक्रीज टैक्सेस, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को कम कर देगी। जब टैक्स कम करेगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वही जो पैसा टैक्स से बचा तो होगा वो री इन्वेस्ट करेगा अपने बिज़नेस में, तो उससे क्या होगा, उसको ज़्यादा से उसको और प्रॉफिट अर्न होगा, इस तरह उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो ये टैक्स जो है ना इन्फ्लुएंस करता है
किसी के लिविंग स्टैंडर्ड को कम या ज़्यादा करने के लिए। इसके ऑपोजिट अगर आप देख रहे हैं कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट हाई कर देगी ताकि इक्वलिटीज़ आ जाए। स्पेंडिंग इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर फिस्कल पॉलिसी टू ड्राइव गवर्नमेंट मनी टू स्पेसिफिक सेक्टर्स नीडिंग एन इकोनॉमिक बूस्ट। गवर्नमेंट ये देखती है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं जो बहुत डेवलप होते जा रहे हैं और कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जिन पे ज़रूरत है उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स बढ़ाकर टैक्स खुद कलेक्ट कर लेगी और उन सेक्टर में स्पेंड करेगी जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा, वो सेक्टर भी उस सेक्टर के बराबर आ जाएगा, दोनों इक्वल होकर अपना काम कंट्री में करेंगे। Whoever receive those dollars will have extra money to spend, and as with taxes, the government hopes that money will be spent on other goods and services. उसी तरह एक सेक्टर से पैसा लिया और दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके फिस्कल पॉलिसी के इफ़ेक्ट क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। फिस्कल पॉलिसी की मदद से आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा या कम सकते हैं। वही सिंपल, टैक्सेस को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। स्लोअर ग्रोथ रेट, अगर आपका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है उसको आपने स्लो करना है, इक्वलाइज करना है, तो फिर आपको वही टैक्स और स्पेंडिंग को कम या ज़्यादा करना पड़ा गवर्नमेंट को। टैक्सेशन चेंजेस से क्या होता है, इससे भी बिज़नेस पे इफ़ेक्ट होता है। अगर आप टैक्स बार बार चेंज कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा कंपनी को, तो उससे क्या होगा, उसकी भी पॉलिसी इफ़ेक्ट करेगी। उसके भी जो ना प्राइजेज़ वो कम या ज़्यादा होंगे। जब प्राइस कम या ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड और सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट के लिए कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इज़ टू मिनिमाइज अनएम्प्लॉयमेंट की हमने पीछे सारी डिस्कशन कर ली कि अगर आप टैक्स रेट कम कर देते हैं वहाँ पर जहाँ पर पहली प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं तो क्या होगा, बिजनेसमैन की सेविंग होगी। जब वो सेविंग होगी दोबारा से पैसा वो री इन्वेस्ट करेगा बिज़नेस में और उसको री इन्वेस्ट करेगा। नई प्रोडक्शन करनी होगी, जब नई प्रोडक्शन करनी होगी उसे एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, वो उसे हायर करेगा और इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट कम होती रहेगी। तो ये थी तकरीबन आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी तो सिर्फ हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, आगे अल्लाह को जो मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये ख़ास तौर पे जो है ना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो पेपर है उसके लिए बड़ी हेल्पफुल वीडियो है ये।